Hello students, good morning. Today we will read a new topic प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है उसी को हम लोग सेल मेम्ब्रेन भी करते हैं। आप दोनों में किसी नाम से आप बुला सकते हैं। ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं कि ये मेम्ब्रेन क्या है। जैसे आपको बताया था कि सपोज दैट सेल है, ये जो लिक्विड है ये बीच में क्या है, ये साइटोप्लाज्म है। ये क्या है, न्यूक्लियस है। ये जो आउटर कवरिंग है सेल का, उसको हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो सबसे पहले अगर इसको आप डिफाइन करना चाहते हैं तो व्हाट विल यू से, यू कैन से सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द आउटर कवरिंग ऑफ द एनिमल सेल, आउटर कवरिंग ऑफ द एनिमल सेल। ठीक है, देखिए एनिमल सेल इसलिए ये प्लांट सेल में आउटर कवरिंग नहीं होता है, प्लांट सेल में इसके बाद भी एक कवरिंग होता है जिसको हम सेल वॉल करते हैं। ठीक है, अगर प्लांट सेल की बात करेंगे तो इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर भी एक कवरिंग रहता है। ठीक है, इसको हम सेल वॉल करते हैं। एनिमल सेल और प्लांट सेल में अंतर ये है कि एनिमल सेल का आउटर मोस्ट कवरिंग क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और प्लांट सेल का आउटर मोस्ट कवरिंग क्या है, सेल वॉल। ओके, आइए और आगे भी इसमें देखते हैं। और इसका काम क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, है ना। अभी चूंकि हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही पढ़ रहे हैं, उसी के बारे में पढ़ेंगे। ये कुछ मटेरियल्स को परमिट करता है, अलाउ करता है अंदर जाने के लिए भी और बाहर निकलने के लिए। ठीक, यानी सेल से कोई सब्सटेंस बाहर निकलेगा तो उसको रेगुलेट करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अंदर भी जाता है, बाहरी एनवायरनमेंट से अंदर भी जाता है तो उसको यही रेगुलेट करता है। ठीक, तो ऐसा नहीं है कि सभी कुछ जो कुछ भी हो इसके अंदर चला जाएगा, इससे बाहर चला जाएगा, ऐसा नहीं है। कुछ चीजों को ही अलाउ करता है। इट अलाउज और परमिट ओनली, हो जाएगा ओनली सम मटेरियल इन और आउट ऑफ द सेल। ये कुछ ही मटेरियल को अंदर और बाहर जाने का परमिशन देता है, अलाउ करता है। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया, इट मींस इट आल्सो प्रिवेंट द मूवमेंट ऑफ सम अदर मटेरियल्स। इसका मतलब कुछ मटेरियल्स के मूवमेंट को ये रोकता है, प्रिवेंट करता है अंदर जाने से या सेल से बाहर आने से। ठीक, तो इसका जो ये वर्क है कि ये कुछ ही को अलाउ करता है बाहर जाना, बाकी को रोक लेता है। इसलिए इसको हम लोग कह सकते हैं सेल मेम्ब्रेन को या प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन। क्या कह सकते हैं, सेमी परमेएबल। सेमी परमेएबल, सेमी मींस कुछ सम मटेरियल्स को ही ये परमिशन देता है, परमेएबल। ठीक है, मेम्ब्रेन यानी कुछ को अलाउ करता है अंदर बाहर जाना, सेल के अंदर जाने के लिए या बाहर जाने के लिए, और कुछ को अलाउ नहीं करता है, इसलिए इसे हम सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन करते हैं। फाइनली एक सॉलिड डिफिनेशन क्या हो जाएगा सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन का, सॉलिड डिफिनेशन हो जाएगा, इट इज द आउटर मोस्ट सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन, इट इज द आउटर मोस्ट सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन which separate the content of the cell from its external environment। अब ये देखिए यहाँ जो दिया हुआ है, that separates, separate means अलग करना, the contents of the cell from its external environment। अब सेल के अंदर जो कंटेंट है, ये है ना कंटेंट, यानी जो भी मैटर है वो सेल के अंदर, उसको हम कंटेंट कहेंगे। इसका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या है ये। ठीक, तो इसको अलग करना है। बीच में क्या है, आप सपोज कि यहाँ पे कोई सेल है,
ये न्यूक्लियस है। अब ये सेल अलग हो गया, ये सेल अलग हो गया, इसका कंटेंट अलग है, इसका कंटेंट अलग है। जो तो इसका और इसका कंटेंट अलग अलग सेपरेट कौन कर रहा है? ये मेम्ब्रेन ही कर रहा है। अगर मेम्ब्रेन नहीं रहेगा तो ये सब कंटेंट आपस में मिल जाएगा, इसलिए मिलने नहीं देता, ये एक दूसरे से अलग रखता है। समझ गए ना? तो बाहरी इन्वायरमेंट कर दिए गया, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कुछ भी हो सकता है, उसके डिफरेंट सेल हो सकते हैं, फ्लूइड हो सकता है, एयर हो सकता है, एटमॉस्फेयर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और ये कुछ ही को परमिट करता है, इसलिए इसको सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हाउ दिस मूवमेंट टेक प्लेस। ये जो मूवमेंट हो रहा है, सेमी परमिएबल मूवमेंट है, ये मूवमेंट कैसे होता है, किसके माध्यम से होता है, किस प्रोसेस होता है? इसका आंसर है डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस से होता है। ठीक है, आप एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे CO2, O2 एंड वाटर। तो डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के अलावा भी और भी होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन होता है, इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होता है ना, जो आयन के कंसंट्रेशन की वजह से होता है। लेकिन वो सब कुछ आप ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन के ही प्रोसेस में आता है। ठीक है ना? यहाँ पे CO2, O2, वाटर, जनरली इसका हम समझेंगे अभी, इसका मूवमेंट कैसे होता है। तो डिफ्यूजन का डेफिनेशन आपको मालूम होना चाहिए। डिफ्यूजन क्या है? मूवमेंट ऑफ सॉलिड लिक्विड और गैस from higher concentration to lower concentration। चाहे सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, ठीक है, डिफ्यूजन सब में होता है। डिफ्यूजन सॉलिड में भी होता है, लिक्विड में भी होता है, गैस में भी होता है। इससे कपूर है, कपूर सबके घर में है, लगभग जलते हुए सब लोग देखा होगा। तो कपूर जो है सॉलिड है, अगर उसको ऐसे भी रख दिया जाए, या फिनाइल की गोली है वो भी सॉलिड है, तो धीरे धीरे आप देखेंगे वो छोटा होता चला जाता है ना। तो उसमें वो क्या हो रहा है, वो वेपराइज होकर के जैसे भी हो उसका डिफ्यूजन हो रहा है, वो सराउंडिंग में मिक्स हो रहा है, स्प्रेड हो रहा है। ठीक है, ऐसे लिक्विड है, लिक्विड भी डिफ्यूज होता है। जैसे कि आप मान लीजिए पानी में डिटॉल डालते हैं, तो डिटॉल आप डाल रहे हैं तो देखिए जब आप डालते हैं एक बूंद तो वहाँ पे बहुत ही गाढ़ा आपको दिखाई देगा, और धीरे धीरे फिर वो फैलते चला जाता है, तो उसको डिफ्यूजन कर रहे हैं। जब फैल रहा है धीरे धीरे उसके मॉलिक्यूल्स पूरे पानी में तो डिफ्यूजन करते हैं। और ये गैस में भी जैसे आपका सिलेंडर में जो LPG सिलेंडर है जिसमें खाना बनता है, तो उसमें आप देखेंगे गैस अगर लीक करता है तो आप गैस सिलेंडर जहाँ रखे हो वहाँ से पूरे इन्वायरमेंट में वो स्प्रेड होता है। और ये जो स्प्रेड होने का जो प्रोसेस है वो कब तक होगा, जब तक वो पूरे अपने सराउंडिंग में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट ना हो जाए, है ना। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ना, जिसको यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। तब तक वो फैलते रहता है। जैसे कि एक बकेट में आपने पानी लिया है, डिटॉल डाला, तो तब तक डिफ्यूजन होगा जब तक वो हर जगह यूनिफॉर्मली वो डिस्ट्रीब्यूट ना हो जाए, है ना। तो आप यहाँ भी देख रहे हैं कपूर अगर फिनाइल की गोली का एग्जाम्पल आप ले रहे हैं, तो वो कंसंट्रेटेड है और उसके सराउंडिंग में फिनाइल की गोली का कोई भी एलिमेंट नहीं है, या है भी तो बहुत लोअर कंसंट्रेशन में है। तो ये आप देख रहे हैं कि यहाँ हाई कंसंट्रेशन टू लोअर की तरफ मूव कर रहा है। जब डिटॉल के एक बूंद डालते हैं पानी में, तो जब एक बूंद डाला है तो वो एक बूंद क्या है, हायर कंसंट्रेशन है, और धीरे धीरे वो लोअर कंसंट्रेशन की तरफ फैलता है। पानी के बाकी हिस्से में
डिटॉल्व नहीं है तो फिर फैलना शुरू हो जाता है। वैसे ही गैस जो एलपीजी सिलेंडर के अंदर गैस भरा हुआ इकट्ठा है हायर कंसंट्रेशन में और सराउंडिंग में गैस नहीं है तो वो स्प्रेड होकर कहाँ जाएगा, सराउंडिंग में ही मूव करता है। ठीक, जैसे आप पिक्चर के माध्यम से आप ऐसे दिखा सकते हो, ये हाईली कंसंट्रेटेड है। अब ये डिफ्यूजन इसका होगा तो ये क्या हो जाएगा, अब ये लोअर कंसंट्रेशन की तरफ यहाँ से इस डायरेक्शन में डिफ्यूजन होगा। ठीक है, यानी हायर रीजन है, ये लोअर रीजन है इस सब्सटेंस का। तो हायर रीजन, यहाँ पे हायर कंसंट्रेशन है इसका, रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन, दिस इज द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। तो रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन तरफ होता है, इसको डिफ्यूजन कहते हैं। ठीक है, अब ये वाटर के बारे में होगा तो वैसे ही CO2 और वाटर, सॉरी CO2 और O2 भी हमारे सेल से, सपोज कीजिए सेल है, इसके अंदर पहले तो O2 आएगा ब्लड के माध्यम से, तो ब्लड के माध्यम से आएगा तो इसके अंदर O2 की मात्रा कम होगी, है ना, और इधर क्या होगा, इधर मात्रा ज्यादा होगा और इधर मात्रा कम होगा। कम है तो यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या O2 का हाई है और यहाँ पे लो है। अभी इसका मूवमेंट किधर से किधर होगा, हाई टू लो, यानी ये बाहर सेल के बाहर दिखाया जा रहा है, यानी ये O2 किसमें, हमारे ब्लड वेसल्स में। कहाँ है, ब्लड वेसल्स में है और ब्लड वेसल्स सेल्स के चारों तरफ घिरे हुए हैं माइन्यूट कैपिलरीज के रूप में। अब इसमें O2 के कंसंट्रेशन ज्यादा है और सेल के अंदर O2 का कंसंट्रेशन कम है, इसका मूवमेंट अंदर की तरफ सेल के अंदर चला जाएगा। ठीक, ठीक इसी तरह CO2 की अगर हम बात करें, है ना, अब ये O2 अंदर आया तो O2 का क्या होगा, इसका इस्तेमाल ऑक्सीडेशन हो गया माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, भोजन को भोजन से कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी लेने में। जब इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है तो क्या प्रोड्यूस होता है, CO2 प्रोड्यूस होता है। अब सेल के अंदर, ये माइटोकॉन्ड्रिया सेल के अंदर होता है, तो सेल के अंदर अब क्या प्रोड्यूस हो गया, एनर्जी और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो यहाँ पे भी CO2 है और ये जो कैपिलरीज है बाहर, ब्लड कैपिलरीज, उसमें इन कैपिलरीज में क्या है, CO2 की मात्रा कम है और इसमें CO2 की मात्रा ज्यादा है। तो ये हाई है बाहर, सॉरी बाहर लो है और सेल के अंदर हाई है। सेल के अंदर हाई इसलिए होगा कि जो ऑक्सीजन गया है उसका इस्तेमाल होने के बाद, ऑक्सीडेशन में इस्तेमाल होने के बाद उस CO2 में CO2 बन गया है इसके अंदर। तो अब CO2 ज्यादा हो गया सेल के अंदर और उसके बाहर सराउंडिंग में जो ब्लड है, वेसल्स में ब्लड है, उसके अंदर CO2 की मात्रा कम है। तो फिर हायर टू लो ही जाना है। तो ये हायर रीजन कहाँ है, सेल के अंदर है। लोअर रीजन, लोअर हायर, लोअर कंसंट्रेशन कहाँ है, सेल के बाहर है। अब ये मूवमेंट सेल से बाहर हो जाएगा, यानी यहाँ पे इन द सेल है, यहाँ आउट ऑफ द सेल है। ठीक, तो दोनों में आप देख रहे हैं कि डिफ्यूजन का प्रोसेस हो रहा है। अब हम वाटर की बात करें, आप सपोज कीजिए H2 और ये सराउंडिंग में H2, अगर यहाँ पे H2O लो है और यहाँ पे हाई है तो पानी, तो मूवमेंट ऑफ वाटर भी डिफ्यूजन का ही नियम को फॉलो करता है, लेकिन मूवमेंट ऑफ वाटर को हम ऑस्मोसिस करते हैं। क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस करते हैं। थोड़ा सा अंतर हो जाता है, अभी आपको अंतर बताएंगे। लेकिन यहाँ पे भी अगर वाटर का कंसंट्रेशन जहाँ हाई होगा और लो होगा तो हायर से लोअर ही जगह, यहाँ पे हायर है, यहाँ पे लोअर है, यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या है, लोअर है, यहाँ पे हायर है। तो यहाँ मूवमेंट वाटर का किधर होगा, सेल के अंदर होगा। ठीक है, हायर रीजन ऑफ हायर वाटर कंसंट्रेशन टू लोअर वाटर कंसंट्रेशन। आइए इसके बारे में और हम डिटेल में मूवमेंट ऑफ वाटर के बारे में थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। मूवमेंट ऑफ
डिफ्यूजन का ही लॉ फॉलो करता है, लेकिन इट रिक्वायर्स, ये आप इसमें पॉइंट दे सकते हैं, हायर रीजन ऑफ water concentration to lower region of water concentration। ठीक है, अब वाटर का कंसंट्रेशन किस पे डिपेंड करता है? वाटर का कंसंट्रेशन वाटर के अंदर जो हम सॉल्यूट मिलाते हैं उस पे डिपेंड करता है। ठीक है, और ये वाटर का मूवमेंट किसके थ्रू होगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू होगा। कहीं पे भी वाटर का मूवमेंट डायरेक्ट नहीं होगा, जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू होता है तभी हम उसको ऑस्मोसिस कहेंगे, तभी ऑस्मोसिस। व्हाट इज ऑस्मोसिस? मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर वाटर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर वाटर कंसंट्रेशन थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। इसको हम ऑस्मोसिस करते हैं। और दूसरा चीज पे डिपेंड है सॉल्यूट पे, क्या सॉल्यूट इसके अंदर मिक्स किया गया है, सॉल्यूट मिक्स्ड इन इट, इसके अंदर जो सॉल्यूट मिक्स किया गया है उस पे इसका कंसंट्रेशन डिपेंड करता है। आप यहाँ एग्जांपल से समझ सकते हो। ये 200 ml का ये ग्लास है। ठीक है, दोनों का सेम वॉल्यूम है, इसमें पानी मिला दिया गया सेम। ठीक, 200 ml है ना। अभी कंसंट्रेशन किसका ज्यादा है किसका कम है? क्योंकि दोनों में के सिर्फ पानी है, इसमें कोई सॉल्यूट नहीं मिला गया है, तो दोनों का कंसंट्रेशन सेम है। क्या है? सेम है, यानी आइसोटोनिक, मतलब एक बराबर एक जैसा है। ठीक, अब इसके अंदर हम या इसके अंदर ऐड 2 स्पून शुगर, इसके अंदर 2 चम्मच चीनी मिला दीजिए, इसके अंदर कुछ मत मिलाइए। ठीक है, तो मैंने कहा अभी कि ये जो कंसंट्रेशन है किसके ऊपर डिपेंड करता है? सॉल्यूट मिक्स्ड इन इट। इसके अंदर जो सॉल्यूट, जो कुछ भी पानी के अंदर हम मिलाते हैं उसको सॉल्यूट करते हैं, और उसके मिलने के बाद जो मिक्सचर बनता है उसको हम सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, और वाटर को सॉल्वेंट करते हैं, वाटर को सॉल्वेंट करेंगे। तो इसके अंदर अभी मिला दिया चम्मच से आप 2 चम्मच चीनी, तो अभी इसका कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा? इसका कंसंट्रेशन लोअर हो जाएगा, कम हो जाएगा इसके मुकाबले, इसका हायर होगा, इसका अब इसका कंसंट्रेशन, वाटर का कंसंट्रेशन की हम बात कर रहे हैं। इसके 2 चम्मच चीनी मिला दिए इस वाटर, पहले तो बिना नहीं मिलाए थे बराबर था, अब मिला दिए, इसमें नहीं मिलाए सिर्फ इसमें मिलाए, तो इसका ये वाटर कंसंट्रेशन यहाँ का लो हो गया, यहाँ का वाटर कंसंट्रेशन हायर हो गया। अब यहाँ पे अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, क्या है ये? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो पानी इधर से इधर को जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे इसको वो कर दिया गया, यहाँ से होल बना दीजिए, यहाँ पे एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन लगा दिए, तो इधर से इधर जाएगा। कब तक जाएगा? जब तक दोनों का कंसंट्रेशन बराबर ना हो जाए। ठीक है, अब यहाँ 2 चम्मच मिलाए थे, यहाँ 4 चम्मच मिला दो। जब यहाँ 4 चम्मच मिला दिया, 2 चम्मच, अब वाटर का कंसंट्रेशन लोअर हो गया इसका, क्योंकि इसमें 2 चम्मच अब ज्यादा हो गया इसके मुकाबले, और इसका हायर हो गया। अब वाटर इधर से इधर आ जाएगा। समझ में आया ना? अब आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में कुछ एग्जाम्पल्स लेके पढ़ेंगे कि सेल को अगर हाइपोटोनिक सोल्यूशन में डाला जाए, आइसोटोनिक में डाला जाए या हाइपोटोनिक सोल्यूशन में डाला जाए तो सेल में क्या चेंज आएगा। ठीक है, हाइपोटोनिक सोल्यूशन बोलते हैं जिसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है, यानी सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज़्यादा है और वाटर का कंसंट्रेशन लो होता है, और हाइपोटोनिक सोल्यूशन बोलते हैं जिसका सॉल्यूट का कंसंट्रेशन कम है
और वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा है उसको हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक लगभग दो कंपेयर करेंगे तो वहाँ पे दोनों सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन एक जैसा हो उसको आइसोटोनिक कहा जाएगा। ठीक है, थैंक यू।